नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 की पुस्तक आरोह से पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन की रचना है आत्मपरिचय और एक गीत कविता का व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर सहित समीक्षा करूंगी तथा उसमें रचना में जहां जहां संधि होगा, समास होगा, विशेषण विशेष्य होगा एवं जो काठिन्य शब्द होंगे उनके अर्थ को भी स्पष्ट करती चलूंगी एवं परीक्षा में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हल करते हुए हम इस पाठ को संपन्न करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी विलंब के हम पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय देखेंगे, उसके बाद उनकी रचना को देखेंगे, काव्य कृति को देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन हरिवंश राय बच्चन जी को देखेंगे। इनका जन्म जो है सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। सन 1907 में इलाहाबाद में। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं तो प्रमुख रचनाओं में इनके मधुशाला 35 में, मधुबाला 38 में, मधुकलश 38 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुलंतर, मिलनयामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, काव्य संग्रह है। इनके कितने काव्य संग्रह हैं तो हम पुनः एक बार फिर से देख लेंगे दोस्तों। मधुशाला ने मधुबाला से मधु कलश मंगवाया, निशा निमंत्रण पाकर के एकांत संगीत सुनाया। इसका मैंने दोस्तों ट्रिकली भी वीडियो डाला है, आप मेरे YouTube चैनल में जा करके इसको देख सकते हैं। तो इनके रचनाओं को भी आप बड़ी सरलता और सहजता से स्मरण कर सकते हैं। तो मधुशाला 35 साल की, मधुबाला 38, मधुकलश 38, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुलंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, गिड़ी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, काव्य संग्रह इनके हैं। आगे देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी आत्मकथा है 4 खंड में। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ का अनुवाद किया है इन्होंने। प्रवासी की डायरी, डायरी विधा है इनकी। तो ये ध्यान रखिएगा कि हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ का अनुवाद इन्होंने किया है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है कि उनका जो है पूरा वाङ्मय जो है 10 खंडों में प्रकाशित है बच्चन ग्रंथावली के नाम से। ये ध्यान रखिएगा, इनके 4 जो है आत्मकथा हैं और हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ का इन्होंने अनुवाद किया था। आगे देखते हैं। इनका निधन जो है 2003 में मुंबई में हो गया था। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। तो इस पंक्ति के द्वारा हमने देखा कि ये पंक्ति कितनी ही कितने भाव को स्पष्ट करते हुए ये पंक्ति उन्होंने लिखा हुआ है कि ये अय मनुष्य, पूर्व चलने के बटोही, मार्ग पे चलने से पहले अय राही बटोही, अय राह पे चलने वाले, मार्ग की पहचान कर ले। तो ये बहुत ही उत्तम इनकी रचना है। आप आगे देखेंगे आपको बहुत ही उत्तम ये पूरी रचना मिलेगी। तो आगे देखते हैं हम। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में से संबद्ध। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। जो ये हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ये 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात व्यक्तिगत रूप में घटित
बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि कवि जो हैं उमर खयाम का मस्ताना पर हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता और प्याला, जिसमें ढाल कर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इक्स हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हलावादी दर्शन कहते हैं। जो हलावादी दर्शन है वो हलावाद के प्रवर्तक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन ही है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जगजीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग बाढ़ और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है, और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाड़ी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावाद उत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह उन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट करता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना जी बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का लिए जज्बा भी लिए हुए हैं। आइए गीत की तरफ चलते हैं। आत्म परिचय।
इनका जो है गीत है आत्मपरिचय, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों की दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाथे, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, बच्चन जी ने इसमें अपना आत्म परिचय दिया है। प्रस्तुत पद्यांश में जो है कवि कहना चाहता है कि जग के प्रति अपने प्यार को दर्शाना चाहता है। जो कवि है वो जग के प्रति अपने प्यार को दर्शाना चाहता है। वो क्या कहते हैं, बच्चन जी क्या कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कहते हैं, बच्चन जी कहते हैं कि वह इस संसार में अपने जीवन को एक बोझ के समान मानते हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि मैं संसार बच्चन जी कहते हैं कि मैं वह संसार जो है वह संसार में अपने जीवन को बोझ के समान मानते हैं, परंतु जितना भी यह जीवन है, इसमें वह सभी को प्यार बांटना चाहते हैं। वह अपने जीवन में कभी भी किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। सभी पलों को दूसरे को प्यार देने के लिए खर्च करना चाहते हैं। तो कहते हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं जो मेरे पास मेरे जीवन का जो पल है, मैं सभी पल जो है दूसरों को प्यार देने के लिए खर्च करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मन में कभी भी किसी के लिए बैर नहीं है, सबके लिए उनके मन में जो है प्यार है। तो कभी कहते हैं कि उनके मन में जो है सभी के लिए प्यार भरा हुआ है। कभी कहता है कि किसी अपार शक्ति ने उनको स्पर्श कर लिया है, किसी अपार शक्ति ने कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर। तो कभी कहता है कि किसी अपार शक्ति ने उनको स्पर्श करके, उनको छू करके उनमें एक झंकार पैदा कर दिया है, जिससे उनके जीवन में दूसरे के प्रति प्रेम भर गया है। तो कहते हैं कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। बच्चन जी के जीवन की सभी अभिलाषाएं जो है उमंगे पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें जीवन में कोई मोह नहीं है। फिर भी दूसरों को प्यार देने के लिए वो अपना जीवन जी रहे हैं, अर्थात कि अपनी सांसों की दो तारों को वो दूसरों के प्यार के लिए निस्वार्थ जो भला है उसको करने के लिए वो जी रहे हैं, अर्थात कि निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं। आगे देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि का अपने जीवन में मात्र एक कार्य ही है, प्रेम की बातों को कहना और सुनना। वह प्रेम और प्रेम की बातें करते समय कभी भी दुनिया व समाज की परवाह नहीं करता। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो कवि कहता है कि मैं कभी भी समाज की परवाह नहीं करता हूँ। तो कहते हैं कि मैं सिर्फ जो है प्रेम और
प्रेम और सभी से प्रेम की बात करता हूँ और सभी से प्रेम लेना चाहता हूँ, सभी को प्रेम देना चाहता हूँ। मैं किस उसमें जो है संसार की बातों का मैं कोई ध्यान देना नहीं चाहता हूँ। आगे देखते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, अर्थात कि जो इस संसार की बातों में कार्यों में लीन रहते हैं, अर्थात जो सभी के साथ अपने स्वार्थ हेतु कार्य करते हैं तथा व्यवसाय एवं कार्यों में लगे रहते हैं, परंतु जो कवि है वो अपने प्रेम करने वाले मन के कारण प्रेम का ही गुणगान करते हैं। उनका जीवन केवल प्यार बांटना चाहता है, इसलिए वो अपने प्रेम व स्नेह से भरे मन को ही सबके सामने रखते हैं और प्यार की बातें करते हैं। तो कहते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आगे देखिएगा इसका भाव क्या है। तो भाव इसका देख लीजिएगा क्या है। सभी में प्यार बांटना, प्रेम की जो है बातें करना, प्यार का संदेश फैलाना जो है कवि जीवन का लक्ष्य बन चुका है। ना जो है कवि है वो नहीं ना किसी को पीड़ा देना चाहता है, ना किसी के लिए कुछ मतलब अपने मस्तिष्क में नकारात्मक बातें रखता है। वो सदा जो है सिर्फ एक ही गुण गाता है। वो कौन सा गुण है? तो वो प्रेम का गुण है। और अभिधा शब्द शक्ति की प्रवाह में जो धारा है वो इन पंक्तियों में देखने को मिलती है। कला पक्ष में अगर हम देखें तो कला पक्ष इस कविता का, कवि ने सीधी सादी आम बोलचाल की भाषा में जो है काव्य को सजाया है और काव्य का साहित्यिक रूप प्रकट किया है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार के द्वारा जो है काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। क्योंकि देखिए एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो इसलिए जो है अनुप्रास और रूपक अलंकार की जो है इसमें बार बार जो है वृद्धि हुई है। और साधारण शब्दों के द्वारा कवि ने अपना अनूठा परिचय भी प्रस्तुत किया है। तुकबंदी व नाच सौंदर्य द्वारा कविता का एक गीत रूप में देखा जा सकता है, अर्थात कविता में जो है तुकबंदी और नाच सौंदर्य भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आइए इन पंक्तियों में भाव देखते हैं। इसमें कवि कहना चाहता है कि वो अपने हृदय में जो है उसको, उसके जीवन की जो उत्तेजना है, उसके जीवन में जो भाव है, उत्तेजित करने वाले जो भाव रखे हुए हैं कवि अपने मन में, दूसरों को प्यार देने वाले उपहार समान को भाव को अपनाए हुए है। अर्थात कि कवि के हृदय में सुख दुख दोनों प्रकार के भावों की जगह है। बच्चन की जी इस वास्तविक संसार को अपनी दृष्टि में अधूरा मानते हैं, जिसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं, इसलिए उनको यह संसार अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं ना, मैंने जो उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात कि मैं अपने मन के भावों को लेकर के फिर रहा हूँ। मैंने जी उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार उनका क्या है? प्रेम है ना। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कहते हैं कि यह जो संसार है वह अपूर्ण है, वह मुझको भाता नहीं है। मैं सपनों का सार लिए फिरता हूँ, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। बच्चन जी इस वास्तविक संसार को अपने दृष्टि में अधूरा पाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि इसीलिए उनको यह संसार अच्छा नहीं लगता। वे अपने मन में सपनों से भरपूर कल्पना का संसार लिए हुए हैं, अर्थात उनके हृदय में कल्पना व वास्तविकता से मिश्रित संसार बना हुआ है, जिसमें उनको आनंद की प्राप्ति होती है। कवि कहते हैं कि वह स्वयं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर रखते हैं। मैं जला मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ।
तो जो कवि है वो अपने हृदय में क्या है, अग्नि रूपी प्रेम को जला के रखते हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, अर्थात कि सुख दुख दोनों में ही मग्न रहा करते हैं वो। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कवि कहते हैं कि ये सारा संसार मोह माया के तूफान रूपी सागर को पार करने के लिए न जाने कितने मार्गों रूपी नाव को बनाने में लगा है, अर्थात कि संसार के सभी लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेक मार्गों का प्रयत्नरत, मतलब मार्गों द्वारा प्रयत्नरत न है रत है, लेकिन बच्चन जी इस समय भी इस माया रूपी तूफान की लहरों पर भी, जीवन के विभिन्न माया जालों में भी न फंसकर अपने आप को मस्त व प्रसन्न चित्त बनाए रखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर व्यस्त रह मस्त बहा करता हूँ। तो कहते हैं कि जो सब लोग तो अपने आप को तरने के लिए अर्थात संसार से मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत सारे मार्ग बना रहे हैं, लेकिन मैं उन सब मार्गों पर बैठ करके मस्त बहा करता हूँ, जीवन यापन कर रहा हूँ। आगे पंक्तियों को देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो है कवि कहते हैं, अपनी जवानी की उन यादों को याद करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कभी अपनी जवानी को याद करते हैं और याद करके ताजा हो जाते हैं, और अपने अत्यधिक जोश और जवानी की मस्ती व अत्यधिक खुशी का भाव उनके मन में जो है उत्पन्न रहता है। लेकिन इस मस्ती के खुशी के भाव में उनके साथ जो है कुछ न कुछ थकावट दुख से उत्पन्न कमजोरी भी उपस्थित है, जिसका कारण उनके उस प्रियजन की याद का आना है जो उन्हें यौवन में अत्यधिक प्रिय थी। उसी प्रियजन की याद उन्हें अंदर ही अंदर रुला देती है, लेकिन यौवन की मस्ती ऊपरी रूप मन में उन्हें हंसाती है, अर्थात कवि को अपनी यौवन की उस प्रिय यादों में सुख दुख दोनों भावों का स्मरण हो आता है ना। ध्यान रखिएगा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि जो है कहता है कि मैं जवानी की उन यादों को याद करके एकदम उत्साहित हो जाता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन मैं उन उन्मादों में भी दुख को भी लेकर के मैं फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अर्थात कि बाहर से तो मैं हंस रहा हूँ लेकिन अंदर से मैं रो रहा हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात जो मेरी बहुत प्रिय थी मैं उसकी याद लिए फिरता हूँ। आगे देखिएगा, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। तो कवि कहते हैं कि मैं जो है वास्तव में जो है मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है यदि मनुष्य सच्चे दिल से कोशिश प्रयत्न करे तो सब कुछ सुख दुख की स्मृतियों का त्याग हो सकता है, और वास्तविक जीवन के सच को कोई भी क्यों नहीं समझ रहा। इस सत्य का ज्ञान सभी मोह माया को त्यागने के बाद भी हो सकता है। कभी को इस बात का दुख है कि केवल वही पर मूर्ख या नासमझ व्यक्ति होते हैं, जहां पर कोई अधिक बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति हो, अर्थात अपने अनजानेपन का बोध तभी होता है जब कोई यह एहसास कराए। कभी इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि संसार के लोग बार बार ऐसे एहसास करके क्यों मूर्ख बन रहे हैं और उन बुद्धिमान व्यक्तियों के बहकावे में आ जाते हैं। वह उनके संदेशों को सीखते हैं, जबकि कभी अपने बारे में कहता है कि मैं एक ऐसी विधि सीख रहा हूँ जिससे मैं अपने ज्ञान को भुला सकूं तथा दूसरे को मूर्ख न बनाकर उनमें प्यार का संचार कर सकूं। तो ये ध्यान रखिएगा।
कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। अर्थात कि जिनके पास ज्ञान है वही वही सबको मूर्ख बनाते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कभी कहता है मैं चतुराई में नहीं पढ़ना चाहता, मैं अपने ज्ञान को भुला करके लोगों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहता हूँ। मुझे चालाकी चतुराई जो है नहीं पसंद है। तो आगे देखिए क्या है इसमें, भाव देख लीजिएगा क्या है। जो व्यक्ति को सभी सुख दुखों की एक समान सहज जो भाव है उसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। आनंदमयी बनना चाहिए, संतोष व आनंद की ही जीवन का मूल है, जो जिज्ञासी के विपक्षी है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग भावात्मकता के लिए भावपूर्ण है। इसमें कला पक्ष क्या है, तो आम बोलचाल की साहित्यिक भाषा का सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक्स पद्धति के द्वारा काव्य में रोचकता उत्पन्न की गई है, और प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग काव्य सौंदर्य में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। विरोधात्मक पद्धति का पूर्ण काव्यांश में वर्णन है। साधारण शब्दों में विचार की गहनता में कवि को पूर्ण सफलता मिली है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग मिलता है इस रचना में। आगे देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, वो जिस पर भूपों के प्रसाद नीछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो देखिए क्या है, आगे का प्रसंग देखते हैं हम। मैं और जग और कहाँ का नाता, है ना। तो कभी अपनी तुलना सांसारिक मोह में फंसे हुए लोगों से करता है, कभी कहता है कि मेरा स्वभाव और जग के लोगों का स्वभाव वह विचार अलग अलग है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो कहते हैं जो कवि है वो कहता है कि मेरा स्वभाव और जग के लोगों का स्वभाव जो है वो अलग अलग है। यह संसार मोह माया में फंसा हुआ, इसलिए कवि उसके साथ अपने संबंध भिन्नता बनाता है मानता है। क्योंकि कवि तो अपने विचारों एवं काल्पनिकता के द्वारा न जाने कितने ऐसे संसारों को बनाता तोड़ता है। अर्थात कवि की कल्पना का क्षेत्र संसार के क्षेत्र से बहुत अधिक है। संपूर्ण संसार इस पृथ्वी पर माया के अधीन होकर धन दौलत इकट्ठा करने में लगा हुआ है। जग जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, है ना। तो जो संसार है उस पृथ्वी पर न जाने कितने वैभव को जुटाने में लगा हुआ है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी कहता है कि मैं अपने प्रति मोह नहीं रखता, और मैं जो धन दौलत है उसको ठुकराता हूँ। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि मुझे धन दौलत का लालच नहीं है। आगे देखिए क्या है, मैं निज रुदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं निज, कवि प्यार की महत्ता दर्शाते हुए कहता है कि वह अपने रोने अर्थात कि दुख में, कवि कहता है कि अपने रोने अर्थात कि दुख में जो है मैं भी वही मैं भी सभी के लिए प्रेम और अपनेपन की भावना को लेकर के जी रहा है। कवि जो है कहता है कि मैं अपने दुख में भी सबके लिए प्रेम की भावना लेकर के जी रहा हूँ। आगे देखिए क्या है भाव इसमें, तो आगे है, शीतलवाड़ी में वागल आग लिए फिरता हूँ। कवि जो है कहता है कि मैं सबके लिए जो है प्रेम लेकर के फिरता हूँ, है ना। वह अपनी इच्छा और अपनी क्रांति को जागृत करने वाली
वीरता से परिपूर्ण की आग जो है अपनी मधुर व शीतल आवाज द्वारा दबाए हुए है। अर्थात कि जो उसके अंदर आग है वह जो है उसकी जो शीतल वाणी है, जो जो मधुर शीतल वाणी है, उससे जो कवि है अपने अंदर की आग को दबाए हुए है। वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूपों का अर्थ क्या होता है? राजा, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। कवि कहता है कि उसके पास दया व प्रेम जैसे गुण हैं, जो देखने में मात्र गुड़ या खंडहर के समान लगते हैं, परंतु इन गुणों की महत्ता ऐसी है, इन पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी समर्पित हो जाते हैं। अर्थात कि कभी अपने संतुष्टि दया व प्रेम रूपी टूटे फूटे मकान के अंश लिए विशाल भवन अर्थात धन वैभव सभी को निछावर कर देते हैं। वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा कि कवि कहता है कि मेरे पास ऐसी क्वालिटी है, ऐसी क्षमता है कि मैं किसी का दिया हुआ प्रसाद जो है अपने पास नहीं रखता, किसी का दिया हुआ धन अपने पास नहीं रखता। मेरे पास मेरा जो टूटा फूटा मकान है, मेरी जो क्षमता है वही मेरे लिए पर्याप्त है। आगे देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कह कर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशीस लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि उसकी हर दुख की भावना को सभी लोग अलग अलग अर्थ में स्वीकार करते हैं। जब कवि अपने किसी दुख के कारण रोता है तो उसकी मधुर आवाज के कारण लोग उसके रोने में भी संगीत का अनुभव करते हैं। जब वह अपने दुख विचारों को जोर जोर से व्यक्त करता है तो लोग समझते हैं कि वह अपनी छंद युक्त कविताएं बना रहा है। कवि कहता है कि यह संसार उसे एक कवि कहकर ना पुकारे, फिर भी न जाने क्यों वह एक कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। कवि तो अपने को मात्र एक मुग्ध प्रेमी मानता है, जो इस धरती पर प्रेम को फैलाना चाहता है। फिर यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो है कवि कहता है कि मैं तो उन पृथ्वी के पागल मुग्ध प्रेमियों के रूप को धारण किए हुए हूँ, जो हर समय प्रेम के नशे में चूर होकर फिरते फिरते हैं। अर्थात कवि के पास अनमोल काव्य रूपी प्रेम रूपी नशे का खजाना है। इस अनमोल काव्य को सुनकर सारा संसार प्रसन्नता से झूम उठता है और अपनेपन की भावना को ग्रहण करके खुशी से खिल कर लहराने लगता है। बच्चन जी जो हैं इसी प्रेम और मस्ती के संदेश को सारे संसार में फैलाते हैं, अर्थात कि फैलाना चाहते हैं, जिससे सब मस्ती में झूमने और खुशी से लहराने लगे। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, अर्थात कि जब मैं रोता हूँ तो तुम लोग कहते हो कि मैं गाना गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बजाना, अर्थात कि जब मैं तेज तेज से रोने लगता हूँ तो तुम कहते हो कि मैं छंद बना रहा हूँ। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मुझे कभी कहकर संसार क्यों अपनाना चाहता है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया में उस दीवाने की तरह रहना चाहता हूँ जो मस्ती में प्रेम और निस्वार्थ भावना को लेकर लोगों के बीच में रहता है। मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, अर्थात कि दीवानों की तरह मैं जो हूँ फिरता हूँ। मैं मादकता ने इसे इसलिए फिरता हूँ, मुझे मोह माया से कोई मतलब नहीं है। मैं सबके सबके लिए प्रेम को लेकर के फिर रहा हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि कहता है कि मैं उस संदेश को लेकर फिर रहा हूँ जिसको सुन करके, जिसको पा करके लोगों का हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाए।
इसमें भाव पक्ष क्या है, तो कभी अपने आप को एक कवि रूप में न मानकर इस दुनिया का मुग्ध प्रेमी मानता है, इसमें ये भाव है। आगे कला पक्ष देख लीजिए, तो इसमें साधारण बोलचाल की भाषा का साहित्यिक रूप जो है पूर्ण वर्णित किया गया है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। तुकबंदी व नाद सौंदर्य से कविता गीत रूप में गाई जा सकती है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। सहज सरल स्पष्ट शब्दावली में कवि ने अपने मन की गहनता को दर्शाया हुआ है। विरोधाभास पद्धति का भी कवि ने प्रयोग किया है। प्रश्नात्मक प्रश्नात्मक शैली जो है इस पूरे पंक्तियों में देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं। ये देखिए इनका जो है आत्म परिचय गीत जो है इसमें ये आ गया। दिन जल्दी जल्दी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता 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 है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो गीत है, एक गीत जो है यह जो है निशा निमंत्रण से लिया गया है, इसका ये छोटा सा अंश है निशा निमंत्रण से। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है दिन का समय शीघ्रता से चलता जा रहा है, रात का बुलावा आता जा रहा है, तो कभी निशा निमंत्रण के द्वारा मानव को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संदेश देता है। तो एक गीत कविता की जो व्याख्या है उसको देखते हैं हम क्या है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन का समय बहुत शीघ्रता से चलता है और रात होने लगती है। अपने घर से गया हुआ व्यक्ति जो दिन में शीघ्रता से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, वह यात्री यह सोचकर कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए, जबकि वह अपनी मंजिल से कुछ ही दूरी पर है, इसलिए वह सारा दिन का थका हुआ होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी अपने कदम रखता है और आगे बढ़ता जाता है। अर्थात कि हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह कठिनाइयों व माया के चक्कर में पड़ने से पहले अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपने प्रसिद्धि को प्राप्त कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है यह सोच थका दिन का पंथी, जो दिन का राही है वह भी ये सोच रहा है कि उसका राह जो है बहुत पास में है, फिर भी वह जल्दी जल्दी चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आगे देखिएगा क्या है। इसमें भाव पक्ष देख लीजिए, तो इसमें कवि जो है जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विलंब न करने का संदेश देता है। और इसमें जो कला पक्ष है, तो साधारण आम बोलचाल की साहित्यिक भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। तुकबंदी द्वारा गेयता का गुण इस काव्य में विद्यमान है। और साधारण शब्दों में जो गंभीरता का संदेश कवि ने दिया है वो प्रवाहपूर्ण ढंग से एक बहुत प्रभावी माना जाता है। वर्णनात्मक पद्धति का सुंदर प्रयोग मिलता है। आगे पंक्ति को देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि कहता है कि रात होने से पहले जिस प्रकार चिड़ियों के बच्चे जो चिड़िया के आने की प्रतीक्षा में बार बार अपने घोंसलों से बाहर आकर झांक झांक करके अपनी माँ का इंतजार करते हैं, और चिड़िया भी अपने बच्चों के छोटे छोटे चंचल परों पंखों के द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है, उसी प्रकार घर से गए यात्री बच्चे भी, जो यात्री के बच्चे होते हैं, वो भी घर के बाहर बार बार आकर के अपने घर से बाहर रास्ते पर उसके आने की उम्मीद लगाए हुए देखते हैं। यात्री भी जल्दी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि उसको पता है कि रात के अंधकार में उसे जाने में कठिनाई होगी। तो जो चिड़िया, जैसे चिड़िया से यहाँ पे उन्होंने तुलना किया है ना, मनुष्य का।
तो ये ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो है प्रत्याशा, प्रत्याशा में कौन सी संधि होगी दोस्तों, आप लोग हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। प्रत्याशा शब्द है ना, प्रत्याशा में कौन सी संधि होगी आप लोग हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। दोस्तों बताइएगा प्रत्याशा में कौन सी संधि होगी। आगे इसके हम भाव पक्ष को देख लेते हैं। तो बच्चों का आशा के साथ अपने पिता का इंतजार करना तथा यात्री का शीघ्रता से मंजिल मंजिल पर पहुंचने का दृश्य कवि ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और कला पक्ष देखते हैं तो सहज सरल भाषा जो है प्रवाहपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तुकबंदी जो है वो पूर्णतः गीत रूप में यहाँ दिखाई देती है। पुनरुक्ति प्रकाश जो है यहाँ पे पूर्णतः स्थायित्व है। और साधारण व स्पष्ट उदाहरण द्वारा कवि ने प्रकृति के नियम के साथ गंभीर विचार प्रस्तुत किया है। आगे देखिएगा। मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ, किसके हित चंचल यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में बिहुलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो मुझसे मिलने को कौन विकल्प, देखिए यहाँ कवि जो है रात के माध्यम से कहता है कि ऐसा कौन है जो रात के होने का इंतजार करता है, उससे मिलने के लिए बेचैन है, अर्थात कि कवि से मिलने के लिए बेचैन है। और रात कहती है कि ऐसा कौन है जिसके पक्ष में चंचल नटखट रूप धारण करके उससे संपर्क करूं। इस प्रकार के प्रश्न जो है सारी कविता के अर्थ में परिवर्तन व गतिहीनता ला देते हैं, अर्थात कि रात के बुलावे दुखों के निमंत्रण पर आखिर कौन जाना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहता। इस प्रकार के प्रश्न ही कवि के हृदय में व्याकुलता को उत्पन्न करते हैं। इसलिए कवि को शीघ्रता शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहता है, क्योंकि सुख का समय कम समय के लिए आता है, अंधकार रूपी दुख का लंबा समय होता है। मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ, किसके हित चंचल यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में बिहुलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात कवि कहता है कि जो रात्रि है वो कहती मैं नटखट रूप में किस यात्री को भटकाऊं, अर्थात कि ऐसे किस व्यक्ति को भटकाऊं जो कि अपने लक्ष्य को न पा सके। तो ऐसा कौन है व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को नहीं पाना चाहता, इसलिए हर व्यक्ति जो है वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ यही है। कवि कहता है भाव पक्ष इसका क्या है, तो भाव पक्ष यही है कि कवि कहता है कि रात के अंधकार रूपी दुख को कोई ग्रहण नहीं करता, यदि करता है तो वह बड़ी व्याकुलता की बात है। और कला पक्ष क्या है, तो इसमें प्रश्नात्मक शैली और विषयात्मक शैली का सुंदर समन्वय है, क्योंकि देखिए यहाँ संबोधन चिन्ह है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रश्नात्मक शैली भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखिए आगे देखिए, साधारण बोलचाल की सरल स्पष्ट भाषा है, साहित्यिक रूप का वर्णन गद्यांश में भी देखने को मिलता है। तुकबंदी और नाच सौंदर्य से जो है कविता गाने योग्य है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। जल्दी जल्दी की आवृत्ति द्वारा पुनरुक्ति प्रकाश जो है अलंकार है, जल्दी जल्दी है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी शब्द आया है अर्थात यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये ध्यान रखिएगा। और तत्सम शब्दावली की प्रचुरता भी देखने को मिलेगी, जैसे शिथिल शब्द है, प्रत्याशा है, विहुलता है, सब तत्सम शब्द है ना। आइए हम कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका आशय है कि कविता जो है इसमें जो है जग जीवन को भार मानने में कवि का आशय यह है कि संसार में दूसरों को दुखी न मतलब जो संसार है उसमें कभी दूसरे को दुख नहीं देना चाहता, वो सबको खुशी देना चाहता है। और संसार में दूसरों को खुशी न दे पाने के कारण यह बोझ बोझ लगने लगता है। परंतु यदि दूसरों को खुशियां हंसी देते हुए कभी समाज या के बीच में जो है बोलता है कि अगर दूसरों को खुशियां देने के जब हम देते हैं, अगर उसमें समाज हमारे बीच में आ जाए, है ना, संसार हमारे बीच में आ जाए, तो उनको हमें दूर कर देना चाहिए।
उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अर्थात कवि के लिए दूसरों को आनंद व खुशी प्रदान करना ही जीवन का लक्ष्य लगता है, जिसके बिना जीवन को जिसके बिना जीवन जो है बोझ मानता है। अर्थात कि जग बीच में आ जाए तो उसे रुकावट मानता है कौन? तो कवि मानता है। आगे पंक्ति देखते हैं। जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। अर्थात कि कवि ऐसा क्यों कहना चाहता है? तो कवि इसलिए कहता है कि जहाँ समझदार व्यक्ति होते हैं वही नासमझ मूर्ख व्यक्ति भी निवास करते हैं, क्योंकि यदि एक समान होंगे तो किसी को भी समझदार या नासमझ नहीं कहा जा सकता। कवि समझदार उसे मानता है जो मोह माया इन सब में ग्रसित है ना। परंतु सारा जग ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कवि ने दाना व नादान दोनों की बात कही है। अगला देखिएगा क्या है। मैं और मैं और जग और कहाँ का नाता, है ना। तो इसमें जो है, इस पंक्ति में जो है शब्द की विशेषता बताइएगा। इसमें क्या विशेषता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है 3 बार और शब्द का प्रयोग हुआ है ना। तो प्रथम और का अर्थ है मेरा स्वभाव, वह गुण वह गुण अलग है, अलग के लिए। दूसरे और का अर्थ है योजक, और तीसरे जो और है उसका अर्थ क्या है? जग के गुण के लिए हुआ है। इस प्रकार कवि ने यहाँ शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कारी रूप प्रयोग किया है और जग का नाता, है ना। तो आगे देखिए, शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो ये ध्यान रखिएगा। मधुर आवाज में उत्साहपूर्ण क्रांति की भावना के को कवि ने शीतलवाड़ी में आग कह करके पुकारा है। तो मन में क्रांति व शत्रुओं के प्रति वीरता दिखाने की भावना मन की आग रूप में कवि ने मानी है। अर्थात कि बच्चे, अब आगे देखिए क्या है। ये हो गया ना, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो सीधे सीधे वार्ता है कि बच्चे कुछ पाने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे ना। चिड़ियों के बच्चे चिड़िया के द्वारा उन्हें जो दाना पानी खिलाने की आशा से अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे, और यात्री के बच्चे भी उसके इंतजार में अपने घरों से बाहर झांक रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता किस विशेषता का पता चलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कवि इस विशेषता को प्रकट करना चाहता है कि सुख का समय शीघ्रतम समाप्त हो जाता है, और अंधकार जो दुख का समय है वो बहुत समय तक रहता है, अर्थात कि लंबा रहता है। दिन के जल्दी जल्दी ढलने से पहले कभी अपने लक्ष्य तक पहुंचने का संदेश देता है। कवि का मानना है कि दुखों के आने से पहले सुखों को मस्ती से मौज के साथ अपना लेना चाहिए। तो देखिए, संसार में कष्टों को सहते हुए सुखी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, ये ऐसे ही सामान्यकृत है। आपसदारी में जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता की कुछ पंक्तियां दी जा रही है। क्या पाठ में दी गई आत्म परिचय कविता से इस पंक्तियों का कोई संबंध दिखाई देता है? चर्चा करें, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, है ना। तो ये आत्मकथा जो है जयशंकर प्रसाद की है, इसको देख लीजिएगा। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथित की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंधा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौत यथा। तो ये जो है, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति थी, और इसका उन्होंने बताया कि जो आत्म परिचय उन्होंने बच्चन जी ने दिया है, क्या उससे संबंध है। तो ये सब आप लोग अपने विचारों द्वारा समझ सकते हैं कि बिल्कुल संबंध है दोस्तों। और ऐसे ही आप अत्यंत व्याख्यात्मक और लाभकारी जो वीडियो हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, उन्हें पाने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़िए दोस्तों, और अपने सभी मित्रों तक मेरे वीडियो को शेयर करिए। अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल से जोड़िए दोस्तों, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे मुझे लगता है उनको लाभ ही लाभ मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।